नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया एयर बुक 2020 से मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी छाने हुए एमसीक्यूज। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ हमारे पेड ग्रुप्स हैं यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के लिए और ईपीएफओ के लिए। आप हमारे इन दो नंबर्स पे कॉल कीजिए और इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको तो बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी सारे हेल्प मिल जाएंगे। सारी जानकारी जो है आपको इन दो नंबर्स पे मिल जाएगी। उसके अलावा 21 जून से हमारे चैनल पे जो एक बहुत ही क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है यूपीएससी के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टोटल 100 डेज का जो होगा ये कोर्स होगा और इससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा इंडिया ईयर बुक को। क्वेश्चन वाइज है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया एंड इट्स बॉर्डरिंग कंट्रीज। मतलब कि भारत और उसके सीमावर्ती देशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहां पे पहले आप कथन देखेंगे, उसके बाद से नीचे करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा, जिनमें आप पाएंगे कि इन्हीं स्टेटमेंट में से उठा के रखा गया है और आपको बताना है। मैं आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन करते हुए आपको बताते चलूंगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इंडिया बॉर्डर्स अफगानिस्तान पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। मतलब भारत के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट। ध्यान दीजिए, यहां पे मैं छोटा सा एक भारत का मैप टेंटेटिवली खींचने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि इसके सीमा के उत्तर पश्चिम में, तो अब ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, मतलब इस वाले हिस्से की बात कही जा रही है। यहां पे है आपका पाकिस्तान और ठीक पाकिस्तान के पीछे जो है अफगानिस्तान, जिसका कुछ हिस्सा ऊपर हमारे जेएनके वाले एरिया से मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसके सीमा के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है। आपको देखने से ही लग जाएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी सीमा के उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल है। अब ये उत्तर वाला एरिया ये हो गया हमारा, तो यहां से ये पूरा हिस्सा जो है ये हमारा उत्तर हो गया। यहां पे आएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट है। हम बात कर रहे हैं यहां की, तो ये वाला हिस्सा हम जानते हैं कि यहां पे चीन है, यहां पे नेपाल है और ठीक यहां पे थोड़ी दूर पे हमारा भूटान है। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि इसके उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल हो गए। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि पाक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित 10 डिग्री चैनल नामक एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से अलग करता है। राइट, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। अब यहां पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि अगर मैं इसी मैप को मान लीजिए कि आगे बढ़ाता हूं, तो यहां पे मान लीजिए श्रीलंका है, बस ऐसे ही मैं खींच रहा हूं, तो ये वाला जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है यहां पे जो है रामेश्वरम हो गया थोड़ा सा, और ये वाला जो हिस्सा यहां पे है आपका पाक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी। अब ये कह रहा है कि यहां से 10 डिग्री चैनल जो है श्रीलंका को अलग करती है। आपको बिल्कुल ही ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि जो हमारा पाक स्टेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है वही जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। लेकिन यहां पे मैंने 10 डिग्री चैनल डाला है, यहीं से ये चीजें गलत हो जाती हैं। बाकी सारी चीज इसमें सही है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो हम जानते हैं कि अंडमान और निकोबार जो हमारे द्वीप हैं उसमें अंडमान और निकोबार को अलग करता है। मतलब कि नंबर 3 स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट है, इसमें 29 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। 2 नए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ये बिल्कुल ही बात सही है। लेकिन भारत में अभी फिलहाल में कितने राज्य हैं? ये 29 न होकर के ये हो गए 28 राज्य और हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे 2 ऑप्शन जो हैं 3 और 4 गलत हो गए जो स्टेटमेंट, और 1 और 2 सही हो गए। तो हम देखेंगे कि अगर मैं बोलूं कि चूज द करेक्ट आंसर, तो आपका क्या होना चाहिए? ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, सी में 1 और 2 है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी 1 और 2। तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। यहां पे आपको बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन सी है। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, बट 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। तो सिर्फ वो जो 10 डिग्री वाला मैंने वहां पे डाला हुआ है वही चीज जो है वो उस लाइन में गलत है। बाकी तो इस पूरी लाइन गलत होगी, पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 4 भी मैंने आपको बताया कि इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 3 4 गलत हो गया, 1 2 सही हो गया और वही हमारा आंसर जो करेक्ट ऑप्शन था सी था। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर इंडिया। यहां पे भारत में जो भी नदी प्रणाली है, इंडियन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर इंडिया, मतलब कि जो नीचे वाला पठारी भारत है या प्रायद्वीपीय भारत कहिए या दक्षिण वाला हिस्सा है साउथ इंडिया, उसकी बात यहां पे की जा रही है। चलिए हम स्टेटमेंट एक एक करके देखते हैं कि द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। कि भारत का गंगा और सिंधु का जो प्लेन का मतलब हो गया कि यहां पे मैदानी भाग जो है उसका बेसिन जो है किस चीज से बनता है? यहां पे कह रहा है कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही हमारा सही है। दूसरा है द इंडियन पेनिनसुला इज फ्लैंक्ड
ऑन वन साइड बाय ईस्टर्न घाट एंड ऑन द अदर साइड बाय वेस्टर्न घाट। जैसे मैंने आपको वहां पे मैप बना के दिखाया था, वैसे ही अगर हम फिर से सिर्फ इंडियन पेनिनसुला का मैप बनाए, सिर्फ नीचे वाले हिस्से का, राइट, ऊपर वाले हिस्से को हम छोड़ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये जो है मैंने आपको बताया था कि ऊपर में हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे में हमेशा साउथ होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट हो गया, राइट। तो इस वाले हिस्से में जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस वाले हिस्से में हम पाएंगे कि वेस्टर्न घाट है और इस वाले हिस्से में हमारा ईस्टर्न घाट है। अब फिर से क्वेश्चन को हम जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट है कि पेनिनसुला को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से। अब कार्डमम हिल्स जो है, कार्डमम हिल्स, कार्डमम का मतलब यहाँ पे इलायची होता है, तो जो कार्डमम हिल है वो ईस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन है, मतलब कि ईस्टर्न घाट को ही थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो वहां पे हमें ये मिल जाता है, इलायची का जो हमारा पर्वत है वो कार्डमम हिल्स, इलायची वाली ये पहाड़ियों की बात की जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, अगला देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, द पेनिनसुलर इंडिया फेसेस सिस्मिक डिस्टर्बेंसेस एवरी नाउ एंड देन इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की बात की जा रही है इसी प्रायद्वीपीय भारत की, कि यहां पे हमेशा रुक रुक करके कभी कभी क्या आता है, सिस्मिक डिस्टर्बेंसेस, भूकंप वगैरह चीजें आते रहती हैं, छोटे भूकंप आते रहते हैं। तो ये इसके बारे में सोचिए। फिर हम चौथा डिस्कस करते हैं, इन द डेक्कन रीजन नर्मदा एंड ताप्ती आर मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यूजुअली भारत में जो नदियों का पैटर्न है, आप पाएंगे कि अधिकांशतः नदियां जो हैं आपके पूरब से होकर के पश्चिम में जाकर के गिरती है, सॉरी पश्चिम से होकर के पूरब में जाके गिरती है। यहां पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे वाले हिस्से में, दक्कन वाले, मतलब इसी एरिया में नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो कि पूरब से शुरू होती हैं, ईस्टर्न से शुरू होकर के और जाकर के इस वाले हिस्से में गिरती हैं, मतलब जो हमारा अरब सागर वाला हिस्सा हो गया उधर जाके गिरते हैं। तो अब आपको इस स्टेटमेंट पे मेरे हिसाब से आपने विचार कर लिया होगा। चलिए इसको हम अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहां पे आप देखिए, करेक्ट ऑप्शन को मैं हिंदी वाले हिस्से को आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन है 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 मतलब कि ये प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, और कार्डमम हिल्स जो इलायची का हिल्स है वो पूर्वी घाट का विस्तार माना जा सकता है। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत जो भारत के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा छुटपुट भूकंप हमेशा वहां पे आते रहते हैं। और तीसरा है कि दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां। तो 2, 3, 4 मैंने बताया था कि एक बिल्कुल ही यहां पे हमारा सही था, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, मतलब 1 तो होना ही होना है। तो इस तरह से हम बी को हम आराम से काट देंगे क्योंकि इसमें 1 है नहीं। तो सी और डी अब हमारे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोनों में 1 और 4 है, इसका मतलब कि चौथा भी सही है कि दक्षिण क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मतलब 1, 4 हमें मिल गया। अब हमें 2 पे विचार करना है कि 2 वाला हमारा हिस्सा सही है कि नहीं, कि भारत में पूर्वी घाट जो प्रायद्वीपीय भारत है नीचे वाला हिस्सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, और वहां पे कार्डमम हिल्स पूर्वी घाट का विस्तार माना जा सकता है। तो सिर्फ उसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा 2 सही है, मतलब सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा यहां पे सी होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, कार्डमम हिल्स मे बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूअस ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो है हमारा हिस्सा है। तो इस तरह से हमारे कथन 2 और 3 गलत हो गए। तो आप देखिए जैसे ही ये हमारे 2 गलत हुए तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, 2 और 3 गलत हो गए, मतलब कि सी, 1 और 4 हमारा सही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, जो भी स्टेटमेंट है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मानसून अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, इट ब्रिंग्स रेन, इट इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। अब मानसून के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब भी गर्मी, तुरंत ही जब गर्मी पड़ रही होती है, उस समय क्या होता है कि लैंड और सी दोनों ही बराबर रूप से सूरज की गर्मी प्राप्त करते हैं। लैंड पहले गर्म हो जाता है और सी जो है धीरे धीरे गर्म होती है। मतलब पानी भी को जब भी आप गर्म करेंगे तो लैंड की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है। तो उस समय डिफरेंशियल टेम्परेचर होगा, मतलब एक का तापमान ज्यादा होगा लैंड का और सी वाले का तापमान कम होगा। तो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ही मानसून आता है और इसकी वजह से बारिश होती है, और यह एक ग्लोबल फिनोमिनन है। आपको पता है कि हर एक जगह पे बारिश होती है। अब इसको आप दिमाग में रखिए और सोचिए कि क्या यह सही है या नहीं, कि मानसून हर एक जगह पे आता है कि नहीं आता है। मेरा मतलब बारिश से नहीं, मानसून से है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया एक्सपीरियंसेस 2 टाइप्स ऑफ मानसून। भारत में 2 तरह के मानसून होते हैं, एक है साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसको मैं तुरंत ही डिस्कस करूंगा। तीसरा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट इन मेडिटेरियन सी, इट ब्रिंग्स विंटर रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। अगर आप में से कुछ एक लोग इन हिस्सों से रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और आप इसमें दिल्ली को भी शामिल कर सकते हैं, तो वहां पे आप पाएंगे कि ठंड के दिनों में बरसात होती है। और उसको कहा जाता है कि वहां की खेती के लिए, जो खासकर सब्जियों की खेती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा होता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो भूमध्य सागर में
पैदा होती है और वहां से वो उड़ करके आती है और हमारे यहाँ पे जो इन एरिया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बारिश होती है ठंड के दिनों में। तीसरा स्टेटमेंट भी आपने देखिए। चौथा स्टेटमेंट देखिए कि रेन इन तमिलनाडु इज कॉज्ड बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून, की तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। अब आपने चारों ऑप्शन एक एक करके देख लिए। अब आपको मैं दिखाता हूं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ये थे हमारे स्टेटमेंट्स। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर चुने। ए में 1 3 4 है, बी में 2 3 4 है, सी में 1 2 3 है और डी में ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी है। तो आप देखिए इसमें से एक घटना जो है, मैं सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को उठाता हूं कि हम जानते हैं कि मानसून भारत में या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप कहने से मतलब कि इसमें बाकी सारे हिस्से भी शामिल हो गए जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं, मतलब कि हिंद महासागर और ऊपर वाला एरिया जो हिमालय वगैरह को लेकर के और हिंदू कुश की पहाड़ियों के बीच का हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब डिफरेंशियल हीटिंग होती है, मतलब कि पानी भी गर्म हुआ, लैंड भी गर्म हुआ, दोनों एक साथ गर्म हुए, जमीन पहले गर्म हो गई, वहां पे गर्म होने की वजह से जमीन के पास की हवाएं जो थी वो विरल होकर के ऊपर उठी, उसका जगह लेने के लिए जो डिफरेंशियल हीटिंग हुई थी, जो पानी वाला हिस्सा है, समुद्र वाला हिस्सा, वहां से हवाएं उसकी तरफ रस करेंगी उस जगह को भरने के लिए, क्योंकि इनके पास हाई प्रेशर होता है। जब वो जाएंगी तो जैसे ही आएंगी तो वहां पे बीच में उसको हिल हिलॉक्स या पहाड़ियां मिलेंगी और उससे बचने के लिए वो ऊपर उठेंगी, उनका संघनन होगा और बारिश हो जाएगी। तो ये पूरी घटना जो है हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में होती है। और कहा गया है मानसून की, अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो ये बिल्कुल ही यहां से बात आपको क्लियर हो जाती है, बारिश संसार में हर एक जगह होती है। मानसून शब्द जो है वो मौसम से आया है जो कि अरेबिक है और यह खासकर इसका मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड, हवाओं का उल्टा चलना, और यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ही घटना है। भारतीय उपमहाद्वीप में ही बारिश जो होती है मानसून की वजह से होती है, बाकी जगहों पे कैसे होती है वो बाद का प्रश्न है। तो इस तरह से यह एक वैश्विक घटना नहीं है। ऑप्शन जो हमारा ये है 1, ये गलत हो गया, जो स्टेटमेंट 1 है हमारा गलत हो गया। तो इस तरह से हम आराम से ए को भी काट सकते हैं और सी को भी काट सकते हैं, और जब डी में ऑल ऑफ द अबव कह रहा है तो डी को भी काट सकते हैं। मतलब 2 3 और 4 जो है हमारे बिल्कुल ही सही मिल गए। देखिए कितना आसान था। अगर सिर्फ एक आपको पता है कि यह वैश्विक घटना नहीं है, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में होती है, तो कैसे आराम से आप फट से इसको जान सकते हैं। दूसरे को फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में 2 तरह के मानसून होते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ये बिल्कुल ही सही है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ग्लोब, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा, और नीचे से 23.5 पे हो गई हमारी मकर रेखा। ये मान लीजिए मकर रेखा को मैं म लिख रहा हूं, ऊपर में हो गई हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा को मैं क लिख रहा हूं। भारत की जो पोजीशन है वो ऊपर वाले कर्क रेखा से मतलब कुछ एक हिस्सा यहां पे आता है और कुछ एक हिस्सा मतलब टेम्परेट जोन में चला जाता है। तो यहां पे देखिए कि जो खास बात होती है, अगर हम हवाएं कैसे चलती हैं उसके ऊपर अगर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि पूरे ग्लोब में जो खासकर जो ट्रॉपिकल जोन है, मतलब कि अगर विषुवत रेखा की मैं बात करूं तो विषुवत रेखा के पास की हवाएं जो हैं वो हमेशा ईस्टर्ली चलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। और ठीक यही काम हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है, दोनों जगह पे हवाएं ईस्टर्ली ही चलती हैं। अब ऊपर वाले हिस्से में देखिए कि भारत में जो है ऊपर मतलब नॉर्दर्न हाफ वाले उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, और ये चूंकि इसका अधिकतर हिस्सा जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया ईस्टर्ली हवाएं चलती हैं। कोरोलियस फोर्स के कारण ये जो ईस्टर्ली हवाएं हैं ये ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ ईस्टर्ली चलती हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली, और नीचे वाले हिस्से में ये साउथ ईस्टर्ली चलती है, राइट। अब मैंने बताया कि मानसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब कि हवाओं का उल्टा चलना। किसकी वजह से? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से। अब हवाओं का उल्टा चलना, अब बस यहीं से आपको मिल जाएगा। नॉर्थ का उल्टा आप कर दीजिए साउथ, ईस्ट का उल्टा कर दीजिए वेस्ट। समझने के लिए है ये, साउथ वेस्ट मानसून ही भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिश कराता है। लेकिन आप पाएंगे कि यह बारिश चूंकि नीचे वाले हिस्से जो प्रायद्वीपीय भारत में जो तमिलनाडु का पोजीशन है काफी नीचे में है, तो वहां से ये बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि वेस्टर्न घाट के पहले ही सारी बारिश हो जाती है, और दूसरे साइड से ईस्टर्न घाट वाले हिस्से से यहां पे बारिश नहीं हो पाती है, उसकी पहाड़ियां उसको रोक नहीं पाती। तो इस तरह से जब पूरे इंडिया में बारिश हो रही होती है तो यहां पर बारिश नहीं होती है। अब उसके बाद से जब मानसून रिट्रीट करता है, पीछे जाता है, तो ठीक वही काम होता है। मतलब कि अगर हमारा आया ठंड का मौसम, तो जब ठंड का मौसम आया तो दोनों मतलब तिब्बत के पठार भी ठंडे हुए, भारत का जो लैंड है वो भी मतलब ठंडा हुआ। अब तिब्बत के पठारों की ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो भारत में मतलब आप पाएंगे कि औसतन तो वो गर्म ही होगा। गर्म होने की वजह से यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी, और इसको भरने के लिए हाई प्रेशर जोन तिब्बत के पठार से हवाएं जब चलेंगी, जब वो चलेंगी तो क्या करेंगी कि वो बे ऑफ बंगाल से, वहां से पहले तो वो सूखी होंगी, लेकिन बे ऑफ बंगाल के ऊपर से वो जब गुजरेंगी तो वहां से मानसून जो भी है समुद्र का पानी है उसको उठा लेंगी, और उसकी वजह से चेन्नई वाले हिस्से में हमारे उत्तरी पूर्वी मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। आप बहुत ही अच्छी तरह से 2 और 3 को समझ गए हैं।
2 और 4 को। तीसरे को मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड के दिनों में जो बारिश होती है, जो खासकर सब्जियों के लिए अच्छी होती है, वो हमारे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया यहां पे, आप चलिए देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, 2, 3, 4। मैंने ऑलरेडी एक की वजह से ही ए, सी और डी को खत्म कर दिया था, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पे बी मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से यहां पे हमें कुछ एक चीजों को ध्यान देना है। यहां पे कहा जा रहा है कि भारत की वनस्पतियों तथा जंतुओं के बारे में अध्ययन बीएसआई में होता है। अब मैं यहां पे बीएसआई की बात बोल रहा हूं। इट हैज 9 फील्ड ऑफिस, इसके 9 जो है फील्ड ऑफिस हैं, अलॉन्ग विथ इसकी कुछ अपनी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं पूरे कंट्री में। स्टेटमेंट 1 को अपने दिमाग में रखिए, सोचते रहिए सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, भारत के समशीतोण क्षेत्र, अब मैं टेम्परेट जोन की बात बोल रहा हूं। टेम्परेट जोन कहां से शुरू होता है, भारत की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो जहां तक 23.5 डिग्री वाले के अंदर हिस्सा आता है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उसके ऊपर का सब टेम्परेट जोन हो गया। तो टेम्परेट जोन में ओक, लॉरेल, मैपल, रोडेंड्रम, एल्डर और बर्च, ये सब पौधे, हिंदी में ओक, लॉरेल, मैपल, बुरुंस और भोज वृक्ष के जंगल पाए जाते हैं। खासकर ये अगर मैं कहूं तो आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड वाले हिस्से हो गए, या आप उसके और ऊपर जाइए तो मतलब जो भी पहाड़ी वाले हमारे हिस्से, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ हिस्से हो गए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट आप न करके आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए, मतलब कि आपका जो जम्मू कश्मीर वाला, अगर वहां पे कोई भी वन है तो वहां पे ये वृक्ष पाए जाएंगे। टेम्परेट जोन की बात बोल रही है, जो भी 23.5 डिग्री वाले हमारे कर्क रेखा से ऊपर का है। इसको भी सोचिए। 3 अब देखिए, बीएसआई ब्रिंग्स आउट एन इन्वेंटरी ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन टाइटल रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल ही, जो अगर पढ़ रखा है आईयूसीएन में तो वो रेड डेटा लिस्ट है, उससे नहीं मिलाना है। 3 को भी कंसिडर कीजिए। चौथा देखिए, इंडिया विद ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड सरफेस। भारत में, पूरे वर्ल्ड में जितना जमीन है, भारत में उसका सिर्फ 2% जमीन है। अब इस 2% जमीन में 7.5% जो है पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्लांट्स हैं, उसमें से प्लांट्स की 7.5% स्पीसीज जो है भारत में रहती है या नहीं रहती है। इंडिया ईयर बुक का क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ रखा है इसको आराम से कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। आपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया बना लिया होगा कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। चलिए, ऑप्शन है विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 2 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। पहला देखिए, पहले से हम शुरू करते हैं। भारत की वनस्पतियों तथा जंतुओं, वनस्पतियों को हम कहते हैं फ्लोरा, राइट, और जंतुओं को कहते हैं हम फाउना, राइट। अब बीएसआई में होता है इसके बारे में अध्ययन। बीएसआई क्या है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ जो है वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करती है। दूसरा हो गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जो है जंतुओं के बारे में स्टडी करती है। तो आपको यहीं पे गलत मिल गया कि वनस्पतियां और जंतुओं दोनों को मिला के कह रहा है कि बीएसआई ही करेगा, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। यहीं से अगर हम एलिमिनेशन लगाते हैं तो हमारा ए गलत हो गया और डी, ये तो 2 होंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द में 1 2 3 4 4 होंगे, ए में 1 है इसलिए गलत हो गया। फिर हम देखते हैं भारत के समशीतोष्ण क्षेत्रों में, टेम्परेट जोन की मैं बात बोल रहा हूं, ओक, लॉरेंस, मैपल, बुरुंस, भोज, ये सभी आप पाएंगे कि हल्के लकड़ी वाले वृक्ष हैं, जो कि काफी टिकाऊ होती हैं बट हल्की होती हैं, और उससे बाकी सारे फर्नीचर्स अच्छी तरह से बनते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब 2 2 BC में है, तो अभी भी हम डाउट में है, मतलब 2 तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। बीएसआई ने अस्तित्व समाप्ति का खतरा झेल रहे पौधों की एक सूची रेड डेटा बुक के रूप में प्रकाशित की है। आपके दिमाग में ये आया होगा कि आईयूसीएन में रेड डेटा लिस्ट होती है, तो यहां पर रेड डेटा बुक मैंने क्यों लिख दिया है, वो आईयूसीएन का था, जो कि वर्ल्ड की पूरी स्पीसीज में कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से वल्नरेबल हैं, और ये सारी चीजों का हिसाब किताब रखता है। वो दूसरा प्रश्न है। यहां पे बात की जा रही है रेड डेटा बुक की, जो कि बीएसआई, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी पौधे अपनी अस्तित्व समाप्ति का खतरा झेल रहे हैं उनको रेड डेटा बुक में डालता है। ये ऑप्शन हमारा 3 सही है। तो 2 3 सही हो गया, मतलब बी सी में दोनों ही 2 3 है। अब बात अटकती है, अगर चौथा सही होगा तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। भारत, जिसका कुल जमीनी भाग विश्व के कुल जमीनी भाग का 2% है, विश्व की 7.5% से ज्यादा वनस्पतियों के प्रकार रखता है। तो यहां पे बात यहीं पे फंस जाएगी, अगर आपने बस बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा है तो। भारत में 7.5% से ज्यादा वनस्पतियां की जो बात कही जा रही है, ये 7.5% से ज्यादा यहां पे फाउना है। फाउना मतलब कि जंतुओं के इतने प्रकार हैं, फ्लोरा के नहीं है। तो ये ऑप्शन 4 हमारा गलत हो गया। सही आंसर हमारा क्या हुआ, सही आंसर हुआ हमारा 2 और 3, मतलब कि सी। देखिए सही आंसर मैं दिखाता हूं, करेक्ट ऑप्शन सी है। एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग था, बीएसआई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्टेटमेंट 4 मैंने आपको
तुरंत ही बताया था कि 7.5% जो है वो एनिमल्स की उतनी स्पीसीज है। दिमाग में रखिए, हो सकता है कि पीसीएस वगैरह में बिल्कुल इस तरह से डेटा पूछ दिए जाएंगे, लाइन से उठा के वहीं पे फंस जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंसस ऑफ 2011 इन इंडिया। भारत में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट सही है, राइट। ऑप्शन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरला, पश्चिमी बंगाल और बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा था। इनमें से पश्चिमी बंगाल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। क्या ऐसा है? आप दिमाग में बस सोचते रहिए, मुझे ऑप्शन आप जो है सही है या गलत है एक साथ बताइएगा। 2 है कि 2011 के सेंसस में बिहार की लिटरेसी रेट, बिहार का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम था। 2, आई होप कि अधिकतर लोग इसको समझ पा रहे हैं, इसको भी अपने दिमाग में रखिए। 3 है एज पर 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से लक्षद्वीप जो है वो साक्षरता दर में केरला से भी आगे चला गया है और इसकी लिटरेसी रेट जो है सारे स्टेट और सारे यूटीज में दोनों को मिलाया है हमने। दिमाग बिल्कुल ही अच्छी तरह से आप सोचिए और फिर बताइएगा। मतलब सारे स्टेट और सारे यूटी में सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो हमारे, आप पाएंगे कि लक्षद्वीप की है। वो केरला पहले हुआ करता था, अभी केरला से भी ज्यादा है। इसको भी दिमाग में रखिए कि सही है गलत है। 4th है फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस 2011, 2011 की जब जनगणना ली जा रही थी तो उसमें बात हुआ कि हम कहते हैं कि केरला में या लक्षद्वीप अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा साक्षर हो गया है। तो साक्षर अगर वो हुआ है तो इसका मतलब क्या सभी लोग वहां पे बीए एमए वगैरह ये सब हो गए? देखिए साक्षरता दर जो है यहां पे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 या 7 से ज्यादा का हो, वो हु कैन बोथ रीड, वो पढ़ सकता है किसी चीज को, या राइट। अब राइट वाला हिस्सा ये बोल रहा है कि लिखना जरूरी नहीं है, अगर वो पढ़ लेता है तो उसको माना जाएगा कि वो लिटरेट है, मतलब साक्षर है। नाम वाम लिख ले, थोड़ा सा पढ़ ले, वो साक्षर है। और किसी भी एक लैंग्वेज की उसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो साक्षर हो गया। तो आपने चारों स्टेटमेंट अच्छी तरह से देख लिए हैं। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं और तुरंत यहीं पे आंसर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर में बात कही जा रही है कि सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, बी है 2 and 4, सी है ओनली 2 और डी है ऑल ऑफ द अबव। यहां पे मैंने क्या बात करी थी, तो आप देखिए 2 ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और ऑल ऑफ द अबव अगर हम कह रहे हैं तो डी में भी है। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, सबसे कम लिटरेसी बिहार की है। बिल्कुल ही सही है। इसका मतलब अभी भी हम डाउट में है, चूंकि 2 तो सही हो गया। फिर हम देखते हैं कि 4 जो है वो 3 में है, राइट। अगर 4 3 में है मतलब कि आप ए में भी है, बी में भी है और डी ऑल ऑफ द अबव में भी है। तो 4 को हम फिर से टेस्ट कर लेते हैं। यही तरीका है आपको यूपीएससी और यूपीपीसी से किसी भी पीसीएस में एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में। तो आप देखिए कि बात की जा रही है कि मैंने तुरंत अभी कहा था कि अगर साक्षरता किसी जगह की ज्यादा है, अगर साक्षरता ज्यादा है तो आपको क्या देखना है? साक्षरता ज्यादा में देखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 7 या 7 साल से ज्यादा का है, अगर वो किसी भी भाषा को, इंडियन लैंग्वेज को पढ़ ले रहा है और उसको लिख ले रहा है। और इसमें क्या था, चौथे में लिख नहीं भी हो सकता है। मतलब कि इसके कहने क्वेश्चन के हिसाब से था, स्टेटमेंट के हिसाब से कि लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए 2011 की जनगणना में जो भी मानक स्टैंडर्ड माना गया था वो माना गया था कि 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी एक भाषा पढ़ ले और उसी भाषा में लिख ले, वो व्यक्ति साक्षर है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 गलत हो गया। मतलब जैसे ही 4 गलत हुआ, हमारा ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और हमारा डी भी गलत हो गया, राइट। तो सी हमारा सही ऑप्शन मिला, ओनली 2। तो ओनली 2 मतलब कि सिर्फ बिहार की जो साक्षरता दर है 2011 के हिसाब से सबसे कम है। लेकिन हमने यहां पे डिस्कस नहीं किया। अब हमें यह जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व वाला कौन सा है। तो बिल्कुल ही आप जान लीजिए, यहां पे हमने पश्चिम बंगाल का जो नाम लिया था स्टेटमेंट 1 में, वो गलत है। बिहार की जनसंख्या दर जो है, बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा था 2011 के अनुसार। वैसे ही अगर मैं 3 की बात करूं तो यहां पे मैंने लिखा है कि लक्षद्वीप ने केरल को साक्षरता दर में पीछे छोड़ दिया। ये बात गलत है। इस तरह से 3 भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और जो है हमारा नेशनल एंथम, उसकी हम बात करेंगे। जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी बात करेंगे, जनगण मन की बात होगी और उसके बारे में आप कुछ स्टेटमेंट्स को देखिए, उसके बाद से अपने जवाब को सोच लीजिए। पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा ऊंचाई, चाहे आप कह लीजिए चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है और यह आयताकार है। तो हमने सबने फ्लैग देख रखा है, अपना हमारा राष्ट्रीय ध्वज है अगर वो, तो उसको देखते ही जब भी हम उसको अनफ्लर करते हैं हमको साफ दिखता है कि वो आयताकार है।
तो ये ऑप्शन हम सही मान के चल रहे हैं। 2 है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1949 में स्वीकृत किया गया था। अब ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल हुआ, डेटा है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, कि 22 जुलाई 1949 में जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कि भाई 3 कलर होंगे, केसरिया, सफेद और नीचे हरा, बीच में चक्र होगा और इसका डिजाइन ये होगा, 3:2 का होगा, आयताकार होगा, ये सारी बातें तय की गई थी 22 जुलाई 1949 को। ये सही है नहीं है, इसके बारे में हम तुरंत डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। अब जानिए कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि की बात बोली जा रही है, यहाँ पे 52 सेकंड में वो गा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको भी हम सोचेंगे। चौथा है, कुछ अवसरों पर संक्षिप्त रूप से गाए जाने वाले राष्ट्रगान की अवधि लगभग 26 सेकंड है। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी पूरे राष्ट्रगान को नहीं गाया जाता, तो वहां पे राष्ट्रगान की पहली पंक्ति और राष्ट्रगान की अंतिम पंक्ति, ये 2 पंक्तियां गा दी जाती हैं और उन 2 पंक्तियों को गाने में लगभग 20 सेकंड यहां पे लिखा है 26 सेकंड का। तो ये सही है नहीं है, चलिए हम इसको यहां पे देखते हैं। यहां पे कह रहा है चूज द इनकरेक्ट आंसर, राइट। अब यहां पे इनकरेक्ट हमें चूज करना है। देखिए गलत उत्तर चुने। पहला हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का अनुपात 3:2, 1 सही हो गया। तो 1 जिसमें है वो सही हो गए हमारे। ए, बी और डी, मतलब कि ये तीनों अभी फिलहाल के लिए सही है। 2, 4 यहां से हमारा खत्म हो गया, राइट। तो अभी क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1949 में स्वीकृत किया गया था। बस यहां पे थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दीजिए, 1949 ना होकर के 1947 है, 22 जुलाई बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन 2 एक हमारा गलत हुआ। अब राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है, ये हमारा बिल्कुल ही घटना सही है। ठीक है, कुछ अवसरों पर संक्षिप्त रूप से गाए जाने वाला राष्ट्रगान की अवधि लगभग 26 सेकंड है, बिल्कुल ही गलत है। अगर कहीं पे पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति गाई जा रही है तो वो आप ये सोच रहे हो कि 52 का आधा 26 हुआ तो चलो 26 लगा के काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये 20 सेकंड के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली ये गा जाना चाहिए। तो हमें इनकरेक्ट ही चुनने थे, तो हमने पाया कि 2 इनकरेक्ट है और 4 इनकरेक्ट है, तो वो किसमें है, सी में है, इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया। देखिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 22 जुलाई 1947 था। स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर संक्षिप्त रूप से आप गाते हैं तो 20 सेकंड में आपको वो राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप से गा लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी इन इंडिया की। अब उस पॉलिटी इन इंडिया के बारे में भारत में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट इज अ सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। देखिए यहां पे पूरी बात कही जा रही है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि ये हम बात करें सोवरीन की, फिर सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, बेहतर होगा आप कहें पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। आप दिमाग में आंसर आ गया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट 1 यहां दिखते ही लग रहा है कि सही है, ये प्रस्तावना में ही आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि है या नहीं है। दूसरा है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। बहुत सारे लोग इसमें डाउट में आ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था। अगर आप नहीं अच्छी तरह से इसके बारे में इंफॉर्म्ड हैं कि ऑलरेडी अडॉप्ट और कुछ एक हिस्से इनेक्ट 26 नवंबर 1949 को ही कर लिए गए थे, तो आप फंस जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा हम चलते हैं कि भारत की प्रस्तावना में 3 चीजों की मैं बात बोल रहा हूं, संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे। मतलब इंग्लिश के अगर आप हैं तो ध्यान दीजिए कि तीसरा की जो बात की जा रही है कि सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976। ये इसको आप हटा लीजिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास हो गए। अब इन तीनों स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। अगर मैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मैं अगर बात करूं तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप पाएंगे कि 1976 में हुआ था और इतना बड़ा इसमें संशोधन हुआ था कि इसको हम कहते हैं कि ये संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लघु संविधान बन गया है। उस समय कुछ एक चीजें संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ी गई थी। वो शब्द क्या थे? अब देखिए, सोवरीन मतलब संप्रभु, मतलब कि भारत के किसी भी डिसीजन में, कोई भी चीज में किसी भी दूसरे देश का दबाव नहीं होगा। संप्रभु भारत बहुत पहले से था, मतलब 1947 और जब जैसे ही हम गणतंत्र हुए, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसमें साफ बात लिखा था कि वी आर नॉट बाउंड इन एनी डिसीजन, मतलब हम किसी को सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो संप्रभु पहले से था, मतलब कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, कि समाजवादी है और
पंथ निरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष है, ये चीजें जो है वो जोड़ी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से। तो अगर मैंने सोवरेन इसमें जोड़ दिया तो ऑप्शन 3 हमारा गलत हो गया। 1 और 2 हम जानते हैं कि सही हो चुका है। चलिए इसी से हम देख लेंगे कि भाई हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए है। 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया 3 आपका गलत था। जैसे ही 3 गलत हुआ तो 3 बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, और 1 ओनली मैंने बताया कि दूसरा भी आपको सही है। तो उस हिसाब से अब स्टेटमेंट 3 कैसे गलत है देख लीजिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 का हुआ था उसमें सिर्फ 2 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। सोवरेन जो है बहुत पहले से है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 3 हमारा रॉन्ग है। सही ऑप्शन हमारा 1 और 2 मतलब कि सिर्फ ए ही होगा। अब हम 8 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूटीज ऑफ जेएंडके एंड लद्दाख। ध्यान दीजिए, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। 5 मतलब पिछले साल आप पाएंगे कि 5 अगस्त 2019 और इफेक्टिव हो गया 6 अगस्त 2019 को। वहां पे जो स्पेशल स्टेटस था धारा 370 जो हमारे संविधान का, उसको हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 मतलब जो भी अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया गया था। हटाने के बाद से उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एक बन गया और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दूसरा बन गया। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 was enacted to provide for reorganization of the state of Jammu and Kashmir into the 2 union territories, UT of J&K and UT of, जो मैंने पूरी बात बताई कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को तोड़ करके और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बांट दिया गया था। ऑप्शन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 है हमारा, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो सिटीजनशिप लॉ ऑफ यूटी ऑफ J&K हैज ऑल्सो बीन अमेंडेड। पहले क्या था, जब स्टेट था J&K, वहां पे क्या होता था कि बाहर के कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे जाते हैं तो उनको वहां पे सेटल होने का, जमीनें खरीदने का या फिर रहने का कोई लगभग अधिकार नहीं था। ये आर्टिकल 370 के द्वारा ऑलरेडी जो वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा गया था जम्मू कश्मीर, ये सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही ये चीजें खत्म हुई तो वहां पे सिटीजनशिप लॉ मतलब सेम डे, अगर आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से खत्म हुई है तो ऐसा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। वहां पे सिटीजनशिप लॉ को बिल्कुल ही अच्छी तरह से अमेंड कर दिया गया है। मतलब अगर आप पहले से 10 सालों से वहां पे रह रहे हैं तो आप भी वहां के जो है जम्मू कश्मीर के निवासी हो गए। उसके अलावा देखिए तीसरा क्या है कि बिल्कुल ही फैक्चुअल है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यूटी ऑफ J&K के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, ये बिल्कुल सही है। और चौथा, श्री राधा कृष्ण माथुर जो है वो यूटी ऑफ लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये दूसरा भी सही है। इस तरह से आप पाएंगे कि सारे ऑप्शन जो है वहां पे हमको करेक्ट लग रहा है। यहां पे पूछ रहा है क्या, चूज द करेक्ट आंसर, आपने देख ही लिया, डी ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे सही है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में अगर सिटीजनशिप की बात की जाए, नागरिकता, कौन कौन से लोग नागरिक हैं, कौन कौन से लोग नागरिक नहीं हैं, तो इसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट आपको दिए जा रहा है, आपको बताना है उनमें से कौन से सही है। नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजन फॉर द होल ऑफ इंडिया बट फॉर अ फ्यू फ्रेंडली कंट्रीज द वैलिडिटी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप कैन बी कंसिडर्ड। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप पूरे इंडिया के लिए है। जैसे कि यूएस में होता है कि सपोज अगर आप टेक्सास से हैं तो यू आर द सिटीजन ऑफ टेक्सास, आप सिटीजन जो टेक्सास के हैं वहां के भी नागरिक हैं और पूरे यूएस के भी नागरिक हैं, मतलब आपके पास 2 नागरिकता है। या कई एक केसों में, कई एक देशों में जैसे कनाडा वगैरह या फिर कई एक देशों में यह है कि हो सकता है कि आप भारत के नागरिक हैं लेकिन यहां पे भी आ गए तो वहां की भी नागरिकता ले ली है। मतलब विदेशी की नागरिकता और अपने जगह की भी नागरिकता, कई जगह पे इसका प्रावधान है। भारत में यहां पे कहा जा रहा है कि भारत में सिंगल सिटीजन है कि सभी लोग सिर्फ एक ही देश के निवासी, भारत के निवासी हो सकते हैं, राज्यों के निवासी भी नहीं होंगे या किसी दूसरे देश के भी निवासी नहीं होंगे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ अगर फ्रेंडली कंट्रीज है, मान लीजिए कि जिनसे हमारा अच्छा रिलेशन है, जैसे रूस हो गया, अगर इजराइल से अच्छा रिलेशन है, मान लीजिए कि अभी अमेरिका से अच्छा रिलेशन है, तो वहां के लोगों को इस चीज के लिए मतलब दोहरी नागरिकता के लिए माना जा सकता है। थोड़ा सा आप सोचिए सही है गलत है। दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 deals with the matters relating to acquisition, determination and termination of Indian citizen after the commencement of the constitution। देखिए अभी जो बहुत हल्ला हो रहा था कि CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात की जा रही है, तो 2019 में ये वही, यहां तो अमेंडमेंट की बात करें लेकिन मूल जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम वो 1955 का ही है। ये हमारा 55 का ही है, 1955 का।
तो अगर ये 1955 का है तो उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं कि संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के ग्रहण करने या निर्धारित करने या उसको समाप्त करने का संबंध भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से ही है, राइट। तीसरा आप स्टेटमेंट देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कुछ निश्चित देशों के अवैध विदेशी नागरिकों को धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने की योग्य बनाया गया है। मतलब जो भी 2015 के पहले कुछ एक इन देशों के जो पहले के मतलब अवैध नागरिक थे जो भारत में रह रहे थे उनको भारतीय सिटीजन मान लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना गया कि उनके अपने देश में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, उनको मारा जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से अवैध विदेशी प्रवासी शामिल थे? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे लोग शामिल थे। तो आप अगर CA 2019 और उससे संबंधित जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी जगह जगह पे, शाहीन बाग और कई एक जगहों पे इसके बारे में धरने हो रहे थे, ये सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा इंक्लिंग लग गया होगा कि इसमें क्या था। चौथा आप देखिए, भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो अवैध विदेशी प्रवासी जिन्हें भारतीय नागरिकता देने के योग्य बताया गया है वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका से हो सकते हैं। ये ऑप्शन स्टेटमेंट सही है या नहीं? चलिए अब हम बात करेंगे ऑप्शंस की। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। यहां पे ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सामने दिख रहे हैं, फिर से आप इसको देख लीजिए। ये देखिए आपके बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, ये आप इसको लिख लीजिए 1955। ओके, देखिए A, B, C और D। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि 1 सब में है, तो 1 अगर सब में है कि भारत का संविधान संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है। आप किसी दूसरे विदेशी देश के मतलब किसी भी विदेश के नागरिक हैं और भारत के मित्र राष्ट्र के भी हैं, तो यहां पे कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ मित्र देशों के नागरिक भी दोहरी नागरिकता के लिए विचार किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ही बात गलत है। भारत में एक बात कह दी गई कि या तो आप भारत के नागरिक होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर चाहे आप मित्र देश के हैं या कहीं के भी हैं, आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और यहां पे किसी भी स्टेट का कोई नागरिक नहीं होता है भारत के। अगर आप नागरिक हैं, नहीं आप बिहार के हैं, ना यूपी के हैं, ना पश्चिम बंगाल के हैं, ना ही केरला के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है हमारा गलत हो गया। गलत होते ही हमारे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत हो गए, जहां जिसमें 1 ये गलत हो गया, B गलत हो गया और D गलत हो गया। सही करेक्ट आंसर हमारा C हो गया, 2 और 3। तो 2 और 3 ही हमारे सही है। इसका मतलब कि चौथा गलत है। चौथा चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन C हमारा ऑलरेडी सही मिल चुका है। चौथे को हम देख लेते हैं, चौथे स्टेटमेंट को, कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इतना लंबा कहने की जगह पे अगर मैं सीधे आपको बताऊं कि CAA 2019 जिसके बारे में लेकर के इतनी सारी कंट्रोवर्सीज थी, उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी अवैध विदेशी नागरिक कुछ एक धर्मों से है, अगर वो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, तो उनको भारतीय नागरिकता के लिए कंसिडर किया जा सकता है अगर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से है। श्रीलंका उसमें शामिल नहीं है, इसलिए चौथा हमारा गलत था और इसलिए ऑप्शन C 2 और 3 हमारा सही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों के ही वो होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। यहां पे बात की जा रही है मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकारों की और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। इसके बारे में जो भी मैं स्टेटमेंट बताऊंगा उसमें से कौन से सही है और कौन से गलत है आपको डिसाइड करना है। नंबर 1 है स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल करने के मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, न्याय संगत हैं, उसके बारे में इन्फोर्स कर सकता है कोर्ट, ठीक है। तो 1 सही है नहीं है मैं आपसे तुरंत ही पूछूंगा। दूसरा है कि आर्टिकल 12 to 38 कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। 12 से 38 आर्टिकल अगर आप देखें तो वहां पे फंडामेंटल राइट के बारे में कहा जा रहा है और ये संविधान के भाग 3 में दिया गया, ठीक है। इसको भी आप कंसीडर कीजिए। तीसरा देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर जस्टिफिएबल। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी न्याय संगत हैं और उसको भी इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है। और चौथा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 38 to 51। तो आप देख लीजिए कि आर्टिकल 12 to 38 मैंने बताया स्टेटमेंट में है, मैं बता नहीं रहा, वो आपका विवेक है कि आप इसमें सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं। कि फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 38 अनुच्छेद तक है। वैसे ही वहां उसके बाद तुरंत भाग 4 शुरू होता है कि 38 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। तो ये सही है या नहीं है, अब इसी से संबंधित हम जो है तुरंत यहां पे करेक्ट आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, ध्यान देते चलिए।
मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, न्याय संगत है, हम सभी जानते हैं, मतलब स्टेटमेंट वन सही है। वन सही है तो वन सारों में है, हमारा काम पूरा नहीं होता है, वन सही है। फिर थर्ड देखते हैं, तीसरा, भारत के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो भी जस्टिफिएबल है, उनके लिए भी कोर्ट जाया जा सकता है और उसको भी इन्फोर्स किया जा सकता है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, मतलब कि हमारा 3 सही नहीं है। जैसे 3 सही नहीं है तो 3 आप पाएंगे कि सिर्फ डी में है, अभी भी हमारा ऑप्शन मतलब नहीं मिल पाएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फिर हम दूसरा देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 38, ये गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक हैं वो अनुच्छेद। और ठीक चौथा भी इससे मिलता जुलता हमें मिल जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। तो जब 12 से लेकर 35 तक ये हो गए, ठीक है, और उसके तुरंत बाद अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं तो कहां से होंगे? 36 से लेकर 51 तक होंगे। तो ऑप्शन 4 भी हमारा गलत हो गया। तो सही हमारा क्या होगा? मतलब कि 2 4 गलत हो गया। इसका मतलब कि हमारा 1 और 3 इसमें से 1 मिनट, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सिर्फ ओनली 1, मतलब राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व थे वो भी इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है, देखिए, अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूं, तो मौलिक अधिकार जस्टिफिएबल है, नकारात्मक है। स्टेट को किसी भी काम करने से रोका जा सकता है। अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तुरंत स्टेट को मना कर देगा, आप गलत कर रहे हैं, मत कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके उल्टे क्या है कि वो जस्टिफिएबल नहीं है, कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है। वो सिर्फ राज्य को सक्षम बनाते हैं कि राज्य में जो भी सामाजिक, आर्थिक और अच्छी परिस्थितियां बन सके सबके लिए अनुकूल, लेकिन उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तीसरा भी हमारा गलत हो गया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 जो है, सिर्फ 1 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया? भारत में जो संघ की कार्यपालिका है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? तो हम एक एक करके सारे कथन देखेंगे। अब देखिए, पहला है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत की कार्यपालिका में, कार्यपालिका, अब देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं। एक हो गया कि हमारा विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून का पालन करती है, और लास्ट में हो गया न्यायपालिका जो कि कानून के हनन या तोड़ने पे अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसको इन्फोर्स करती है। तो ये 3 अंग हो गए सरकार के। अब यहां पे बात हो रही है कार्यपालिका की। कार्यपालिका में अब देखिए 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक होता है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे जो भी आईएएस अफसर हो गए या फिर स्टेट में स्टेट के जो भी अफसर्स हो गए, वो लोग हो गए परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके अलावा जब भी राज्य में या फिर यहाँ पे भारत संघ की बात की जा रही है, मतलब कि सिर्फ सेंटर की बात हम करेंगे यहाँ पे, तो सेंटर में जो लोग भी, जो हमारे एमपीज चुन के जाते हैं, उनमें से कुछ एक एमपी को कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाता है। मंत्रालय का काम क्या है? उस मंत्रालय से संबंधित कार्यों को पूरा करना और उसके बारे में कार्य करना। तो ये लोग जो होते हैं ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब कि यहां पे भारत की कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो पहले स्टेटमेंट अगर देखें कि इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शामिल होता है। तो आप इसके बारे में विचार कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। दूसरा देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा या इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, ठीक है, एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। देखिए विधान परिषद कुछ एक राज्यों में ही है, अभी फिलहाल 6 में है। ठीक है, तो वो बाद का प्रश्न है कि उसमें कौन कौन से हैं, हम अननेसेसरी उसको नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या इसमें विधान परिषद के भी सदस्य भाग लेते हैं? ये आपके विवेक का हिस्सा है, तुरंत आप ऑप्शन बताएंगे। थर्ड हम बात करेंगे, कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित होते हैं। अब देखिए कार्यपालिका की बात हो जा रही है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर कोई भी मंत्रालय है या कोई भी मंत्रालय का मंत्री है, चाहे कोई परमानेंट ब्यूरोक्रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऑर्डर पे काम करता है। ये आपका विवेक है, आप बताएंगे सही है गलत है। चौथा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इन द कंट्री। भारत का राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई ग्रेव खतरा, इमरजेंसी है कि हमारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की मतलब सुरक्षा को लेकर के, अब चाहे वो युद्ध हो
या किसी भी ऐसे भारत के पार्ट या पूरे टेरिटरी में कहीं वार का खतरा हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मतलब वही बाहर से किसी ने घुसपैठ करी हो, या इंटरनल रिबेलियन, आपसी आंतरिक विद्रोह भी हो, तब भी। ध्यान दीजिए, मैं आपसी आंतरिक विद्रोह की बात कर रहा हूं, बाहर से खतरे की बात कर रहा हूं। राइट, चलिए अब आप यहां से करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए एक एक करके हमारे पास ऑप्शन ए है 1 3 4, बी है 1 2, सी है 1 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन ए की, तो सब में आप पाएंगे कि 1 1 1 1 सब में है। इसका मतलब 1 तो हमारा वैसे ही सही हो गया कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत, मतलब अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, यूनियन एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति भी होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है, और फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होती है, वो भी होती है। मतलब 1 अगर सब में है तो 1 तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब उसके बारे में आपको डाउट ही नहीं रखना है कि उपराष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा और क्या होगा। ठीक है तो है। दूसरा हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम काम करता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, और उसमें निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों, मतलब कि राज्यसभा लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं वो हिस्सा लेते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। अब उसमें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर वो होते हैं तो इसका मतलब कि आप हर एक राज्य में तब निर्वाचित जो है वैसी विधान परिषद का आप निर्माण कीजिए, तब तो। नहीं तो फिर तो कुछ एक जगहों के लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत मिलेगी। इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन जो है हमारा गलत है। जैसे ही हमारा दूसरा गलत होता है तो ऑप्शन बी हमारा यहां से और डी खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें ऑल ऑफ द अबव है, मतलब बी और डी खत्म हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं 1 3 4 ए और सी 1 3। हम देखते हैं कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित होते हैं। बिल्कुल ही सही बात है। अगर किसी भी मंत्रालय का कोई भी काम है, भले ही वहां के मंत्री या फिर आप पाएंगे कि मोदी जी या फिर जो भी सेंटर में है, गवर्नमेंट में है, वो ही लोग मेन तरीके से कराते हैं। बट जो स्टैंप होता है कि किसके बिना पे, किसके आदेश पे काम हो रहा है, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश पे ही होते हैं। इसका मतलब 3 हमारा सही है। 3 अगर हमारा सही है तो ए और सी दोनों में 3 है, अभी भी हम डाउट में है। डी ही क्लियर करेगा, जो स्टेटमेंट 4 ही क्लियर करेगा कि ये सही है या गलत है। 4 है, यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे देश अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह, देखिए आंतरिक विद्रोह शब्द पहले हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इस आपातकाल का जो है मतलब सही से यूज नहीं किया गया और इसका दुष्प्रयोग किया गया, खासकर आप जाएंगे 1975 में जब हमारे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, उस समय जब इसको सही किया गया, मतलब कि 44वें संशोधन में, राइट। और ये 44वां संशोधन कौन का है? 1978 में। तब आंतरिक विद्रोह शब्द को वहां से हटा दिया गया और उसके लिए आर्म्ड रिविलियन, मतलब कि अगर लोग मान लीजिए कि विद्रोह कर रहे हैं तो आप तुरंत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति वहां पे आपातकाल नहीं घोषित कर सकता जब तक लोग हथियार लेकर के नहीं विद्रोह करें। तो इसका मतलब कि चौथा भी हमारा गलत है, तो तुरंत ही हमारा ऑप्शन सी मतलब कि 1 और 3 सही हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? अब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। नंबर 1 स्टेटमेंट हम देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, क्योंकि उस पद पे हैं इसलिए सभापति हो गए। दूसरा देखते हैं, he must be a citizen of India not less than 30 years of age and eligible for election as a member of राज्यसभा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा जो तय की गई है वो कम से कम 35 साल होना चाहिए। यहाँ पे 30 साल कहा जा रहा है कि उनकी उम्र 30 साल की होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। 2 ऑप्शन हमारा, 2 स्टेटमेंट हमारा वैसे ही गलत हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, he acts as a president when the later is unable to discharge his function due to absence। बिल्कुल ही, उपराष्ट्रपति इसीलिए ही होते हैं कि अगर राष्ट्रपति किसी भी तरीके से इलनेस या किसी भी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कुर्सी का भार उपराष्ट्रपति संभाल सके जब तक कि राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो यहां पे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति उनका काम करेंगे कब तक? जब तक कि टिल द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट टू बी हेल्ड विद इन 6 महीने के अंदर ये होता है, ये हो न जाए, राइट। तो ये ऑप्शन भी हम देखेंगे हमारे विवेक में है, सही है, गलत है। चलिए, 4th हम देखेंगे, while acting as a president he keeps to perform the function of the chairman of the राज्यसभा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होते हैं तो चूंकि उनका पहले का काम था कि वो राज्यसभा के भी पदेन सभापति थे, इसलिए वो अपने काम को भी करते रहते हैं। ये सही है नहीं है आप तुरंत अपने विवेक से बताएंगे। अब हम यहां पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट कोड, सही कोड बताइए।
देखिए थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूं, चलिए फिर से यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 134 मतलब कि देखिए सब में 3 है, तो 3 को ही हम देखेंगे कि बात सही है या गलत है। बिल्कुल ही 3 था कि जब भी राष्ट्रपति किसी भी बीमारी या किसी भी तरीके से अपने पद से नहीं होता है या उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी बीमारी से अगर वो है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति संभाल लेते हैं। 6 महीने के लिए संभालते हैं जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, मतलब कि अभी भी हमारा क्लियर नहीं होता क्योंकि 3 तो सब में है। अब हम देखते हैं कि आप पाएंगे कि 2 जो है, 2 की हमने बात की थी, 30 नहीं होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की? कम से कम 35 होनी चाहिए। तो 2 जैसे ही हमारा गलत हुआ तो इसका मतलब कि बी हमारा गलत हो गया और यहां पे सी भी गलत हो गया। अब हमारे पास बनता है 1, 3 और 4, ठीक है, ए और डी 1 और 3। तीसरा हमने डिस्कस कर लिया, प्रधान सभापति होते हैं, एक हमें पता है। चौथे पे ही सारा भार है कि मतलब सही है कि नहीं है। राष्ट्रपति के रूप में जब भी उपराष्ट्रपति अपना कार्य कर रहे होते हैं तो क्या वह अपना जो उनका पुराना उपराष्ट्रपति वाला काम था, प्रधान सभापति होना अपने राज्यसभा का, वो होते हैं? नहीं, तो बिल्कुल वो ऐसा काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एज अ राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं और राष्ट्रपति की ही पेमेंट पा रहे होते हैं और इसके बदले में वो उपराष्ट्रपति वगैरह का काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा गलत हुआ। जैसे ही 4 हमारा गलत हुआ तो सही ऑप्शन जिसमें 4 है वो नहीं हुए, हमारा डी जो है 1 और 3 वो बिल्कुल ही सही हो गया, राइट। अब हम चलते हैं आगे। इसको और अच्छे तरीके से अगर आप बनाते तो सिर्फ अगर आपने 4 को गलत कर दिया होता, सीधा सीधा आपको जो है डी मिल गया होता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहां पे मंत्री परिषद के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनके बारे में सही है या नहीं है, राइट। फिर हम जानेंगे इनके बारे में कि स्टेटमेंट 1 हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द ओवरऑल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंस दे आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही जा रही है, मिनिस्टर हम कहते हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में होगा कि हो सकता है कि ये मतलब कार्यपालिका के हम बात की, मतलब गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव वाला अंग है उसकी बात कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के ये हिस्से हैं, इसलिए वो प्रेसिडेंट के अंदर में होंगे। आप इसको अपने विवेक से सोचिए, सही है गलत है। दूसरा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों जगहों पे उत्तरदायी होता है। भले वो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चाहे लोकसभा का व्यक्ति हो या राज्यसभा का व्यक्ति हो, रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों के लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए। थर्ड हम देखेंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेस मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ। देखिए इतना ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे बात कही जा रही है कि जो भी हम केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री परिषद में कौन कौन लोग होते हैं? कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री जो भी स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा उप मंत्री होते हैं, उसके अलावा जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के जितने भी मंत्री होंगे वो सारे के सारे केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होंगे या नहीं होंगे, ये आपके विवेक की बात है। चलिए हम ऑप्शन यहां पे डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। देखिए यहां पे हम तुरंत फिर से बात करेंगे कि ऑप्शन ए है 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बी 1, 3, सी 1, 2, 3, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि 1 जो है यहां पे 3 चीजों में है। जब 3 चीजों में है तो जैसे ही हम पाएंगे कि ये सही है कि नहीं, तो 3 देखिए, भारत के राष्ट्रपति समूचे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद संघ कार्यपालिका का हिस्सा होती है। अब आपके दिमाग में यह होगा कि मंत्री हैं, अगर वो मंत्री हैं तो बिल्कुल ही कार्यपालिका के हिस्से हैं और कार्यपालिका तो भाई राष्ट्रपति के अंदर आती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो भी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। फिर हम दूसरा देखेंगे, ये है हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद की मैं बात बोल रहा हूं, किसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा के लिए उत्तरदायी होती है। बिल्कुल ही ये गलत है, मंत्रिपरिषद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं कि कहा जा रहा था कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री भी होते हैं, ये वाला इसमें हिस्सा नहीं होता है।
कि उसमें भाई यहाँ पे बात हो रही है केंद्र के मंत्रिपरिषद की, उसमें राज्य के मंत्रिपरिषद या फिर अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर लेजिस्लेचर है अगर, तो वहां के मंत्रिपरिषद के लोग क्यों होंगे इसमें? तो 3 भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब कि कोई भी इसमें सही नहीं है, तो डी नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। भारत में हम जानते हैं कि विधायिका है, विधायिका का काम क्या है? हमने जाना था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम ही है कानून का बनाना। जितने भी अधिनियम वगैरह आप देखते हैं वो सारे के सारे पहले बिल के रूप में आते हैं, उसके बाद से पूरा जो है जब सारा चीजें राष्ट्रपति उसमें साइन कर देता है और उसको जब इनेक्ट कर दिया जाता है तो वो जो है अधिनियम बन जाता है। और जब वो अधिनियम बन जाता है इसके बारे में हमें कुछ कथनों को ध्यान देना है कि लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं कि लेजिस्लेचर में, राज्य की विधायिका में, मतलब केंद्र की विधायिका में, वहां पे प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस ये लोग होते हैं। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन 1 है, विवेक से सोचिए कि सही है गलत है। दूसरा हम चलते हैं कि 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में जितनी भी टोटल सीटों की संख्या है, ठीक है, तो राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। 250 में जो 12 लोग होते हैं, उन 12 लोगों की बात कही जा रही है कि वो कुछ एक जगहों से लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विस के एकदम आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में से प्रेसिडेंट चुनता है और ये 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है कि भाई आप जो है राज्यसभा के सांसद हो गए। ठीक है, तो इसको अपने विवेक से सोचिए सही गलत है। थर्ड हम देखते हैं 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ इन हिज ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। कहा जा रहा है कि दूसरा अगर मैं बात करूं कि लोकसभा, तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी होती थी? अभी तक आप जानते थे कि 552 होती थी। 550 जो है वो कुल मिलाकर के सारे स्टेट और यूटी से जो भी एमपी चुन के आएंगे वो होंगे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को बराबर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो 2 एंग्लो इंडियन को वो चुन सकते थे। तो टोटल मिला के 552 होती थी। अब ये भी विवेक में आपके है कि अभी इसकी स्थिति क्या है, क्या अभी भी 2 एंग्लो इंडियन को चुना जा सकता है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि क्या करेक्ट है। चलिए यहां पे बात करते हैं। आप देखिए कि आप पाएंगे कि 3 जगहों पे, मतलब बी में, सी में और डी में, चूंकि ऑल ऑफ द अबव में तो 1 2 3 तीनों हो गया, तो 3 जगहों पे 3 है। तो बस हम 3 को फोकस करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समाज के 2 व्यक्ति उस हालत में मनोनीत करने का अधिकार है जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में उस समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपको कहूं कि अच्छा ऐसी बात है कि पहले अभी मैंने डिस्कस किया कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 552 में 550 जो है वो स्टेट और यूटी से चुन के आते थे और 2 जो है एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन ये अभी ये घटना नहीं है। अभी जनवरी 2020 की मैं बात बोल रहा हूं कि अभी इस प्रावधान को हटा दिया गया और कोई भी एंग्लो इंडियन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन से कोई भी मतलब नहीं है। दे आर जस्ट लाइक कॉमन इंडियंस, कोई भी अलग से उनको चुनने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हमने कहा कि 3 गलत हो गया, 3 गलत होते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए? बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। मतलब सिर्फ एक चीज पता है, बाकी 2 पता भी नहीं है हमें, तभी हमारे सही हो गए। राइट, यहां पे देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल ये जान लेना ही चाहिए, आई होप। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, क्योंकि जनवरी 2020 में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 104, 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाइए। ठीक है, अब जब ये अधिनियम बन गया तो उसके बाद लोकसभा में इसको पारित किया गया और पारित करने के बाद से भाई प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया। उसके बाद से जो प्रोविजन था कि 2 लोग एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे उसको बंद कर दिया गया। कब से? जनवरी 2020 से, बिल्कुल ही नया है। आप देखिए इंडिया ईयरबुक से है और इसमें कितनी नई चीजें यहां पे उपलब्ध है। ठीक है, तो एक को काटते हैं, सारे हमारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेरियस पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि भारत में जो कई सारे पोस्ट होते हैं उनमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन, उसके बारे में क्या क्या सही है। हमारे पास ऑप्शन है। कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत में जो कैग है, भारत का कैग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और कार्यकाल से हटाने की प्रक्रिया और आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जैसे किया जाता है वैसे ही इसका भी होता है। मतलब कि दोनों समान है कि कैग को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, लेकिन हटाने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए जो भी चीजें आप इंपीचमेंट वगैरह करते हैं वो काम सिर्फ यहां पे कैग को हटाने के लिए किया जाएगा।
आपके विवेक के ऊपर है, आप सोचिए कि क्या सही है गलत है। दूसरा है द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और द प्रोसीजर ऑन द ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस आर द सेम एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज। और इनको भी अपने पद से हटाने का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आप हटा रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद है, संविधान में ऑलरेडी दिया गया है कि भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल होगा। उसके अलावा चौथा हम देखेंगे कि द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड इट्स पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कि जो भारत का महाधिवक्ता जो है सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और इसका पद भी एक संवैधानिक पद है। अब इसके बारे में भी आप विवेक से सोचिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्या सही है और क्या गलत है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा अब यहां पे सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन सी चीजें सब में अवेलेबल है। 3 सब में अवेलेबल है, तो 3 को हम देख लेते हैं। भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद है, ये बिल्कुल सही है, मतलब कि हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि अब देखिए 4 जो है, 2 जो है वो 3 में सही है, 3 में अवेलेबल है, ए में भी है 1 2 3, सी में है 2 3 4 और डी में ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि 1 2 3 4 इसमें चारों है। इसका मतलब कि 2 जो है वो ए सी और डी में है, तो 2 को अगर हम नाप लें तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। देखिए भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब जैसे ही आपने उनको नियुक्त कर दिया, अब उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो होगी वो कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ही समान होगी। ऐसा नहीं है, वो बस राष्ट्रपति के इच्छा, जब तक वो चाहें तब तक रहेंगे, नहीं चाहें तो अगले दिन उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो तुरंत ही हमारा 2 यहां पे गलत हुआ। जैसे ही 2 गलत हुआ तो हमारा ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। सही ऑप्शन हमारा क्या हुआ? बी 1 और 3। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप बस दिमाग लगाइए कौन कौन से सब में है या किसकी जो फ्रीक्वेंसी है हर एक ऑप्शन में है, उसमें से एक को चुनिए। हो सकता है वो ना काम करे, दूसरे को चुनिए। अगर आपको आंसर पता है, अगर वो गलत हो गया, इसका मतलब कि उसके लगे सारे गलत हो जाएंगे। कितने स्मार्टली हमने इसको किया, देखिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन बी था कि जो भी हम पाएंगे कि नंबर 2 एंड नंबर 4 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्यों भाई गलत है? क्योंकि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति की खुशी के दौरान ही अटॉर्नी जनरल अपना पद धारण करेगा। फिर 4 के बारे में भी आप जान लीजिए कि भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का पद जो है वो अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है। लेकिन भारत के जो महाधिवक्ता या फिर उसके बाद जो भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, और पहला वाला सॉलिसिटर जनरल हो गया महाधिवक्ता, ये सभी लोग सिर्फ जो है कानूनी होता है, संवैधानिक इनका पद नहीं होता है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। राइट, तो इस तरह से हमने देखा कि सही ऑप्शन जो है वो हमारा आप पाएंगे कि क्या क्या था, 1 और 3 था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इंडिया। भारत में केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए और इन सारी चीजों को करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज रेटिफाइड केमिकल वेपन कन्वेंशन। जो भी वर्ल्ड का केमिकल वेपन कन्वेंशन है, भारत जो है उसमें साइन किया है, मतलब कि उसके जो भी कानून नियम है उसको भारत मानता है, उसकी पुष्टि करता है। आप विवेक से सोचिए सही गलत है। दूसरा हम देखेंगे NACWC was set up as an office of the Cabinet Secretariat Government of India to fulfill the obligation under the Chemical Weapon Convention। अब जो NCWC का ऑफिस जो है रासायनिक हथियार सम्मेलन से संबंधित है, जो कि रासायनिक हथियार सम्मेलन के दायित्वों को लेता है, वो भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसको भी विवेक से सोचिए सही गलत है। तीसरा हम देखते हैं कि 2000 में केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट वाज पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने केमिकल वेपन कन्वेंशन पास किया, विच केम इनटू फोर्स इन 2005, जो कि 2005 में मतलब लागू हो गया। इसको लागू होने के बाद से आप पाएंगे कि इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। भारत जो है ये पॉलिसी मानता है कि भारत में अगर केमिकल वेपन्स हैं तो भारत उसका पहले ही किसी देश पे इस्तेमाल नहीं कर देगा। कैसे करेगा? रुक रुक के करेगा। मतलब कि पहले आप कीजिए, अगर आपने किया तब हम करेंगे। आप अपने विवेक से सोचिए क्या ये ऑप्शन सही है नहीं है। चलिए तब तक हम आपको ऑप्शन पे दिखाई देते हैं। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट कोड की मैं बात बोला हूं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है 1 2 4, बी है 2 3 4, सी है 1 2 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। सबकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 2 को ही सबसे पहले चेक कर लेते हैं। NCW को रासायनिक अधिकार सम्मेलन के तहत
दायित्वों को महसूस कर भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, सही है। इसका मतलब कि हमको अब लगेगा कि चारों ही सही हैं, अभी काम पूरा नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि एक 1 की भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब कि भारत ने रासायनिक अधिकार सम्मेलन की पुष्टि की है, मतलब ये भी सही है, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। एक बी जो है, बी में ये नहीं है, मतलब कि बी हमारा यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि भारत रासायनिक हथियारों के पहले, ये फोर्थ है, पहले उपयोग नहीं की नीति का अनुसरण करता है। कि चलिए इसका मतलब ये हुआ कि भारत केमिकल वेपन बनाएगा और लेकिन पहले किसी देश के ऊपर यूज नहीं करेगा। पहले सामने वाला देश अगर यूज करता है उसके बाद से ही भारत यूज करेगा, तो ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के केमिकल कन्वेंशन में साइन करने का मतलब है कि वर्ल्ड में किसी भी प्रकार का केमिकल वेपन यूज वगैरह नहीं होगा और ना ही बनेगा, ना ही कोई कंट्री उसको रखेगी। तो तुरंत ही हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत हो गया। जैसे ऑप्शन 4 गलत हुआ तो ये हमारा गलत हो गया, ए, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हुआ? सी, 1 2 3। मतलब कि अगर हमें सिर्फ 4 पता होता तो बाकी 3 न भी पता हो तो हमारे ऑप्शन सही हो जाते, राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा क्या हमने लिख रखा है वो आप देख लीजिए। स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 4 बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि पहले उपयोग की नीति भारत की परमाणु नीति है कि भाई हम पहले उपयोग नहीं करेंगे। पहले उपयोग नहीं की नीति भारत की परमाणु नीति है। भारत एक परमाणु संपन्न देश है। अगर भारत के ऊपर किसी, मतलब भारत से किसी भी देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान, चाइना या कोई भी अगल बगल पड़ोसी राष्ट्र या दूसरे किसी से भी लड़ाई होती है, उस केस में भारत तुरंत जाके परमाणु हथियार नहीं दाग देगा। भारत इंतजार करेगा कि भाई हम, मतलब डिटरेंस की तरह, आप पहले यूज कर लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा हथियार है, परमाणु हथियार। ये रासायनिक हथियारों के लिए नहीं है। CWC जो है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, वो कहता है कि रासायनिक हथियार का उत्पादन, इकट्ठा करना या प्रयोग करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, नहीं करना है। और भारत चूंकि इसका साइनी है, इसलिए देश में कोई भी रासायनिक हथियार कार्यक्रम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। Which of the following statement is correct about कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया? भारत के कैबिनेट सचिवालय के बारे में कौन से कथन सही है? अब कथनों को हम देखेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में जो सबसे ऊंचा, सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है वो है कैबिनेट सचिव। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। दूसरा हम देखते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। अब कैबिनेट सर्विस सेक्रेटरी जो होता है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन सभापति होता है। जो कि सीनियर मोस्ट है, वरिष्ठ है, इसलिए सिविल सर्विसेज बोर्ड का ये आप पाएंगे कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गया, अध्यक्ष हो गया। तीसरा हम देखेंगे कि सिंस कैबिनेट सेक्रेटरी इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस, इट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि चूंकि कैबिनेट मंत्रालय है ये, और कैबिनेट मंत्रालय से संबंधित ही जो भी है, मतलब यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव की बात कही जा रही है, मतलब कि ये कार्यकारिणी का हिस्सा है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। तो चूंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, इसलिए सीधे प्रेसिडेंट के अंदर आएंगे। ये थर्ड है। चौथा कहता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस अलोकेटेड टू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, की कार्य के नियम जो है वो कैबिनेट सचिवालय को आवंटित व्यवसाय या कोई भी कार्यों में से नहीं है। अब आपने विवेक से इसको सोच लिया होगा। चलिए हम आंसर को डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। हमारे पास ऑप्शन है 1 2 4, बी है 1 2 3, सी है 1 1 3 और डी है 1 2 4। देखिए 3 में आप पाएंगे कि 3 में 1 है। 1 आप देख लीजिए, कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये बात सही है, मतलब कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, मतलब कि आपको ए बी सी तीनों सही लगेंगे, डी वाला ऑप्शन खत्म हो गया, राइट। फिर दूसरा हम देखते हैं कि कैबिनेट सचिव जो कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं। यह भी बात सही है। तो तुरंत ही आप पाएंगे कि हमारा ए और बी सही हो गया, यहां से हमारा सी जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब नीचे 2 चीजें दी गई हैं। चूंकि कैबिनेट सचिवालय एक कार्यकारी कार्यालय है, यह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। तो यहां पे आप देखिए, ठीक है, यहीं पे बात हो रही है कि कैबिनेट सचिवालय जो है वो राष्ट्र के, कैबिनेट सचिवालय एक कार्यकारी कार्यालय, मतलब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अब एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव सुनते ही हम जानते हैं कि सारा एग्जीक्यूटिव का जो हेड होते हैं वो मतलब राष्ट्रपति के ही स्टैम्प से काम करता है। तो हमारे दिमाग में ये होगा कि ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये थर्ड गलती हुआ। जैसे ही हमारा थर्ड गलत हुआ तो थर्ड इसमें नहीं है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, कि कैबिनेट सेक्रेटरी फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। और
ये जो था कार्य के नियम कैबिनेट सचिवालय को आवंटित व्यवसाय नहीं है, तो वास्तव में ऐसा है कि ये कैबिनेट सचिवालय का कार्य नहीं है, प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, 2005 में देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को लागू किया गया था। 2005 में ही, मतलब कंट्री में अगर कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है, आपदा आती है, तो उसको अच्छी तरह से एक साथ मिलकर लड़ने के लिए ही ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो था वो ये स्टार्ट किया गया था, राइट। दूसरा हम देखते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड इट इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, नॉर्मल अगर कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो वो देश के अंदर आएगा और देश के अंदर की सारी चीज़ें जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं लगभग। मतलब मैं रेलवे या पोस्ट ऑफिस इन सब चीज़ों की नहीं बात करूं और ऐसे किसी आपदा के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसके लिए गृह मंत्री जो है, आपको लग रहा होगा कि वो ही इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गृह मंत्रालय जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको अपने विवेक से सोचिए, हम आपके पास तुरंत ही बताएंगे। थर्ड है इंडिया डिजास्टर रिस्पॉन्स समिट हेल्ड ऑन 9 नवंबर 2070 हेल्ड एट न्यू दिल्ली। भारत में जो भारत आपदा प्रतिक्रिया शिखर सम्मेलन जो था वो 9 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये थोड़ा फैक्चुअल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ देखेंगे, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पार्टनर विद फेसबुक ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स, कि भारत पहला देश बना है जिसने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है कि कोई भी डिजास्टर रिस्पॉन्स का मतलब खबर वगैरह इस पे आएगी सोशल मीडिया पे। तो अब हमने चारों स्टेटमेंट को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड को देखें, ऑप्शन हमारे पास है A 124, B है 123, C है 134 और D है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप पाएंगे कि लगभग 1 की भी आपको लग रही है। 1 को ही हम देख लेते हैं कि 2005 में देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को लागू किया गया था, सही है। चलिए, दूसरा हम देखते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमको किसकी लग रही है, हमको लग रही है यहाँ पे 2 की। सबकी फ्रीक्वेंसी लगभग इसमें बराबर ही है। तो सबसे पहले जो हमको पता है उसकी बात करते हैं। आप देखेंगे कि जब भी देश में भूकंप वगैरह ऐसा कोई भी घटना होता है, तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो आपको आता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति उस पर कहता है कि जैसे आपका नाम है सुमित कुमार या फिर राजेश कुमार, कि राजेश कुमार हैज मार्क्ड हिमसेल्फ सेफ इन यहाँ के अर्थक्वेक में। ये बात लिख के आती है, इसका मतलब कि ये बात सही है कि फेसबुक के साथ साझेदारी है, राइट। तो मतलब 4 जैसे ही हमारा सही हुआ, मतलब कि ये किस में नहीं है, 1 2 3 में नहीं है, मतलब अभी भी कोई भी हो सकता है। तो आपको सीधे मैं आंसर दिखाता ही हूं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नंबर 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब 2 क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं। यह बात गलत है। यह बात जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सीधे होम अफेयर्स के अंदर आती है, कम्स अंडर द मिनिस्टर, और लेकिन उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये बात बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, सी 1 3 और 4, सिर्फ 2 गलत है। और ये फेसबुक वाली बात आप सभी लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि आप में से कोई मित्र है वो लिखता है कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, मैंने अपने आप को सेफ मार्क किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो भी प्रशासनिक सुधार है या फिर जो भी उसके बारे में जो भी आप पाएंगे कि पब्लिक ग्रीवेंसेस है, उसके बारे में कौन सी चीज़ें सही है, राइट। तो हम देखिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, हिंदी वाले हिस्से को आप ये हटाइए, ठीक है। इंग्लिश हम बात करते हैं। द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी ओनली कैन बी डन एट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पब्लिक ग्रीवेंसेस से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी अगर एजेंसी है जहां पे लोग अपने बात को रख सकते हैं, किसके खिलाफ, मतलब कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस में ही बात को रखा जा सकता है अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के लिए है तो, ठीक है। अगर वहां पे अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप यहां पे जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। अब है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कैन बी डन एट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ कंसर्न स्टेट। अब दूसरा बात कहा जा रहा है कि देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग जो हैं
वो सभी स्टेटों में ही पोस्टेड होते हैं। जब सभी स्टेटों में पोस्टेड, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में है और भले ही वो तमिलनाडु का है या केंद्र से आईएएस बन के आया है, तो वहां पे आप पाएंगे कि उनको अगर कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस होंगी तो उनको उसी स्टेट में ही ये सुलझानी पड़ेगी। तो ये भी बात थोड़ी सी फंसाने वाली है, इसको भी आप सोच सकते हैं, राइट। थर्ड हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलिब्रेट्स सिविल सर्विसेज डे ऑन अप्रैल 21 एवरी ईयर। On this day, the Prime Minister of India confirms Prime Minister Award for Excellence to the officers of central governments। कि भाई हर एक साल अप्रैल 21 को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग और इनफैक्ट सभी जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे वो आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या फिर किसी भी स्टेट कंसर्न का पीसीएस क्लियर करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 21 को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर यहां पे कहा जा रहा है कि एक्सीलेंस के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको अवार्ड देते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा विवेक में रखिए। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो उसको देंगे या नहीं देंगे। फोर्थ की मैं बात बोल रहा हूं कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट एनएसडीए जो है aims at assessing the state's duties and central ministry on the depth and efficiency of a governance service delivery। जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस है एनएसडीए डिलीवरी असेसमेंट, वो किसी भी मतलब स्टेट ड्यूटी में या फिर जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री में वहां पे ध्यान देती है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं वो अच्छे से हो रही हैं, इफेक्टिवली हो रही हैं या नहीं हो रही। चलिए हम ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। हमारे पास ऑप्शन क्या था? ए है 1 2 3, बी है 1 2 4, सी है ओनली 4 और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहां पे सीधे सीधे हम चलते हैं, आप पाएंगे कि 4 जो है 3 में है, ठीक, मतलब कि बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। इसको हम देखते हैं। 4 नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ये सभी स्टेट ड्यूटीज या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में कार्य अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इसके बारे में सुचारू ढंग से सोचता है, यह बात सही है या नहीं है। तो यह बात बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो अब बात आती है 3 की, ठीक है। अब 3 बातें जो आती हैं वो ये हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है डीएपीआरजी, वो एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वहां पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या जो भी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है कि अगर किसी को मतलब कोई दिक्कत है तो चाहे वो स्टेट से हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के हैं, वहां पे सीधे आप पहुंच सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस डीएआरपीजी में अगर आपको किसी भी स्टेट के सिविल सर्वेंट से दिक्कत है या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विस से दिक्कत है तो यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए पब्लिक ग्रीवेंसेस को उसको ध्यान में दिया जाएगा, तो वहां पे आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो 1 और 2 हमारा गलत हो गया। 1 2 जैसे ही हमारा गलत हुआ, अब हमें स्टेटमेंट 3 को भी देखना है। तो वो क्या है कि ऑन सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस मैंने आपको बताया था कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है अवार्ड देते हैं एक्सीलेंस का, कि राज्य व्यवस्था में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोक प्रशासन में कौन सिविल सर्वेंट ने अच्छा काम किया है। तो ये अवार्ड वो वहां पे हमने लिखा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अवार्ड चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी सिविल सर्वेंट हो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। अब देखिए स्टेटमेंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम बात करेंगे। यहां पे है कि एनजीटी का जो सेटअप है उसकी स्थापना 2010 में की गई थी, और यह स्थापना 2010 का जो एनजीटी अधिनियम था उसके तहत की गई थी। और यह जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम क्या है कि जो भी हमारे यहाँ इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उसको कई डिसिप्लिन पे, मल्टी डिसिप्लिन इश्यूज को वहां पे एड्रेस करना। इसलिए जो भी चेयर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंट की, राइट। तो इन्वायरमेंट की चीजों को कौन अच्छे से समझ सकता है, जो भी इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट होगा वही अच्छे से समझ पाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो चेयर पर्सन होगा वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, बट जो भी बाकी मेंबर होंगे एनजीटी के वो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट होंगे। तो क्या ये सही है नहीं है, अपने विवेक से इसको सोचिए। दूसरा ऑप्शन देखिए कि दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एनजीटी शैल बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एनजीटी के बारे में कहा जा रहा है कि नागरिक प्रक्रिया 1908 नागरिक प्रक्रिया संहिता होती है, उसके तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत प्रक्रिया से बंधी होगी। मतलब एनजीटी जो होगी वो सबसे पहले तो सिविल प्रोसीजर 1908 और उसके अलावा नेचुरल जस्टिस दोनों से बंधी होगी। क्या ये सही है नहीं है। तीसरा हम देखते हैं
कि जो भी एनजीटी का अवार्ड होगा, अवार्ड कहने का मतलब पुरस्कार यहां पे नहीं है, उसका निर्णय, यहां पे अवार्ड का मतलब निर्णय होगा, वो जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, जो लोग मान लीजिए कि केस करके गए हैं, किसी ने पेड़ काट दिया तो दूसरे मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर केस लगाया कि आपको पेड़ नहीं काटना है और क्योंकि पर्यावरण के लिए नुकसान ये करने वाला है, तो वहां पे जो भी फैसला होगा वो दोनों पार्टियों को बाइंडिंग होगी। चौथा हम देखते हैं फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनजीटी ऑर्डर इंप्रिजमेंट अप टू 3 years ऑफ, ठीक है, मतलब कि अगर आप एनजीटी के ऑर्डर को नहीं मानते हैं तो 3 साल की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 चीजें मिल गई हैं। अब हम एक एक करके इसके कोड को देखते हैं, राइट। अब इस कोड को आप देखेंगे, चलिए, तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 ए है, बी है 1 2 4 और सी है 3 and 4। मतलब आप देखिए कि सब में क्या है, मतलब 2 में तो 1 2 है और 3, तो एक एक करके हमको लगभग सबको देखना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 मतलब कि 2010 में एनजीटी अधिनियम के तहत एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मतलब स्थापना हुआ था। बिल्कुल ही बात ये सही है, और ये कई मतलब बहु विषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरण विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषता से लैस एक विशेष निकाय है। इसका काम ही है कि जो भी पर्यावरण संबंधित केस हैं, मामले हैं, उनको देखना। अब एनजीटी के जब चूंकि पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखना है, तो एनजीटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, और अन्य सभी सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं। तो बिल्कुल ही उसमें पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, देखिए, चेयरमैन ऑफ एनजीटी शुड बी ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अदर मेंबर्स इंक्लूड, उसमें कई सारे लीगल ऑफिसर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे केस हो रहा है ना, तो जो चूंकि मतलब कानूनी प्रक्रिया से संबंधित मामले हैं, इसलिए लीगल ऑफिसर्स को वहां होना जरूरी ही है, और उसके बाद से इन्वायरमेंट एक्सपर्ट भी होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हुआ। जैसे ही हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ तो हमारा ए और बी दोनों ही कट गए, और सी सिर्फ हमारा 3 and 4 ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो 3 4 इसका मतलब कि 1 and 2 गलत है। 1 and 2 गलत है। 1 को हमने देख लिया कैसे गलत है। 2 देख लीजिए आप, 2 हम देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। कैसे गलत है भाई, एनजीटी शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ध्यान दीजिए, सिर्फ एनजीटी ही नहीं, अगर मैं किसी भी इस तरह के न्यायाधिकरण की बात कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूं, तो वो ट्रिब्यूनल किसी भी कोड से, मतलब चाहे अगर वो दूसरे मुद्दों से हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, उससे नहीं बाउंड होते हैं। ठीक है, किससे बाउंड होते हैं भाई, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करते हैं। उनका काम ही है कि अगर ज्यादातर मुद्दों में अगर ये बात चल जा रही है कि चलो भाई मतलब सुलझ जाए, तो वहां से ये बातें खत्म हो सकती हैं, तो वैसे ही मुद्दे वहां पे जाते हैं और उसी के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो इस तरह से आप देखिए कि एनजीटी जो है, सबसे पहली बात है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से बाध्य होगा। तो इस तरह से 1 2 जो है हमारा गलत हो गया। 3 4 जो हमने आपको बताया ऑलरेडी एलिमिनेशन से हमने लगा दिया था, 3 4 हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन सकीरा, नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विक्रम इरा, तीसरा है नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन ग्रेगोरियन कैलेंडर, और चौथा है ऑफिशियल पर्पस सच एज गैजेट ऑफ इंडिया, न्यू ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो, कैलेंडर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। इस तरह से सभी चीजों में वहां पर सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो किया जाएगा। तो चलिए, मैंने तो अंग्रेजी में सब पढ़ दिया, अभी जब हम इसको ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे हम हिंदी में बात कर लेंगे। तो राष्ट्रीय कैलेंडर की बात हो रही है, करेक्ट कोड आपको चुनना है। करेक्ट कोड में ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 and 4 और डी है ओनली 1। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे करेक्ट कोड कौन सा है। तो करेक्ट कोड में आप सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी 3 में है, तो 1 को देखते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबत पर आधारित है। बिल्कुल ही बात सही है। भारत में 2 ही कैलेंडर को मान्यता है, एक जो कि आप पाएंगे कि जिसमें जनवरी फरवरी लिखा रहता है और कई जगहों पे ऑफिशियल जगहों पे भी वही आता है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। और दूसरा है जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, और वह है शक संबत। तो ऑप्शन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा सही हो गया। 1 सही होते ही 2 ऑप्शन हमारे, 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। अगर राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबत है तो वो तो विक्रम संबत होगा नहीं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी नहीं होगा। राइट, अब बात आती है चौथे की, मतलब कि चौथा सही है या नहीं है। 2 3 तो हमने गलत कर दिया, तो 2 3 जिसमें जिसमें है वो हमारा गलत हो गया। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। ठीक है, चौथे की अब है कि भारत के
अगर भारत का राजपत्र हो गया, या फिर अखिल भारतीय रेडियो द्वारा कोई प्रसारित समाचार है, या फिर भारत सरकार के द्वारा जारी कैलेंडर है, या फिर जनता के लिए ऐसा कोई भी सरकारी संचार है, तो उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही पालन होता है। अगर आप भारत का राजपत्र देखें या इस तरह से कोई भी चीज़ें देखें तो वहाँ पे आप पाएंगे कि सिर्फ जनवरी फरवरी वाला ही कैलेंडर होता है। क्या ऐसा बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इन चारों जगहों पर, चाहे राजपत्र या फिर अखिल भारतीय रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार, या फिर भारत सरकार के द्वारा जारी कैलेंडर, या फिर जनता के लिए सरकारी संचार, इसमें ग्रेगोरियन प्लस शक संवत जो है, इन दोनों का यूज होता है। तो इस तरह ऑप्शन 4 भी हमारा गलत हो गया, 3 और 2 गलत हो गया। मतलब ऑप्शन सही कौन सा है? डी ओनली 1। ठीक है, हम 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट रिक्रूटमेंट एजेंसी इन इंडिया? भारत में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, यूपीएससी की मैं बात बोल रहा हूं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, और यह रिस्पॉन्सिबल है कि भारत में जो एग्जाम्स होते हैं, अब वो एग्जाम चाहे हायर सिविल सर्विसेज के लिए हो या सिविल पोस्ट से कोई भी रिक्रूटमेंट हो या ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए हो, उन सब के लिए रिक्रूटमेंट कौन करता है? यूपीएससी करता है। ठीक है, किस किस के लिए? मैंने कहा हायर सिविल सर्विसेज के लिए या फिर सिविल पोस्ट जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, राइट। दूसरा मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको कि जो एसएससी है, कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण डीओपीटी जो है वो विभाग के अधीन नहीं आता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि डीओपीटी के अंदर सिर्फ यूपीएससी आता है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए कि आंसर सही है या नहीं, कि एसएससी जो है डीओपीटी के अधीन नहीं आता है। तीसरा है ऑल द एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द हायर मिलिट्री सर्विसेज फॉल अंडर यूपीएससी, कि यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, मतलब मिलिट्री से संबंधित, मतलब अगर कमीशन ऑफिसर का आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के द्वारा ही होंगे। आप एनडीए देख लीजिए, सीडीएस देख लीजिए। तो क्या ये ऑप्शन हमारा सही है? नहीं है। आप इसके बारे में भी अपने विवेक से सोचिए। यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, इसमें भी स्टार मार्क लगा देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या है। देखिए, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 में है, एबीसी, यहीं से हम शुरू करते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। सेना के उच्च पदों के लिए सारी परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग ही कराता है। जैसे ही ये बात आती है कि संघ लोक सेवा आयोग ही कराता है, तो यहां पे क्या है कि एनडीए है, राइट, सीडीएस हो गया, यही तो एग्जाम यूपीएससी कराती है। इसके अलावा हमारा एएफ कैट हो गया, ठीक है, जो एयरफोर्स में जाने के लिए होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गई, कई एक एग्जाम है जो कि इनके द्वारा नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा गलत हो सकता है, राइट। तो जैसे ही हमारा ऑप्शन 3 गलत हुआ, तो 3 जिसमें जिसमें है, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, मतलब डी ओनली 1 है हमारा सही हुआ कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, और यह अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती सहित उच्च सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ 1 ही सही है और डी हमारा सही ऑप्शन है। तो फिर क्या 2 भी गलत है? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी जो है ये भी है हमारे डीओपीटी के अधीन आता है, और इसका काम जो भी आप स्टेनो हो गए या फिर जो भी असिस्टेंट हो गए उनके लिए, देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे 2 संगठन जिसके माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी सरकार के लिए पदों पर भर्तियां करता है, वो है यूपीएससी और एसएससी, इन दोनों के तहत। अब एसएससी जो है वो अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे सहायक आशुलिपिक आदि के लिए भर्ती के लिए जिम्मेदार है। इस तरह कि आप जानिए कि एसएससी भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डीओपीटी के लिए, वो उसके अधीन आता है, ठीक है। और फर्स्ट हमने जान ही लिया। जो थर्ड था कि जो भी मिलिट्री वाले एग्जाम है, उच्च सैन्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं यूपीएससी के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे एनसीसी विशेष योजना, टीएस या एएफसीटी, एसीसी, कई सारे एग्जाम जो है उस यूपीएससी के अलावा भी लिए जाते हैं। तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस, ये पूरे 400 ही नंबर्स हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देखते रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो दूसरे पेड कोर्सेज हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए।